हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023, जिसमें ईपीएफओ एओ ईओ के जो मैथ का जो पेपर रहता है उसमें उसको किस तरीके से मैथ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए। तो हम लोगों ने नंबर सिस्टम खत्म कर लिया था और रेशियो और प्रोपोर्शन में रेशियो का जो पार्ट था वो हमने कर लिया था। रेशियो के जो क्वेश्चंस देने हैं मुझको, उसके मैंने सीरीज पूरी बना ली है और उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। उसकी वीडियो आज ही अपलोड हो जाएगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब ये हो गया समानुपात। पहले तो हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि ये है क्या। दरअसल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो बात समझ में आती है। प्रोपोर्शन या समानुपात, समानुपात का मतलब हो गया है सम प्लस अनुपात। मतलब कोई दो अनुपात जो सम हो, मतलब बराबर हो, मतलब ऐसे अनुपात बने जो आपस में बराबर हो। अब जैसे मान लीजिए कि हम ये कह सकते हैं इसमें कि कोई ए जो है और बी, इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो मान लीजिए कुछ हो और ये बराबर हो जाए दूसरे किसी सी रेशियो डी के। मतलब एक अनुपात यहां पर है, दूसरा अनुपात यहां पर है, और अगर ये दोनों बराबर हों, ये दोनों बराबर हों, तभी हम इसको कहते हैं कि समानुपात। मतलब कि ए रेशियो बी और सी रेशियो डी के बीच में ये चार बिंदी वाला जो निशान यूज किया जाता है, इसी को कहते हैं समानुपात। अब ये कॉन्सेप्ट बनता कैसे है। दरअसल मान लीजिए कि कोई ए है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 2, कोई बी है जिसकी वैल्यू है मान लीजिए 4, कोई सी है जिसकी वैल्यू मान लीजिए है 3, और कोई डी है जिसकी वैल्यू है 6। अब देखिए, अगर हम ए और बी का रेशियो करते हैं तो ये बनेगा, क्योंकि लीस्ट फॉर्म होता है रेशियो, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये बनेगा 1:2। और अगर सी और डी का भी हम अगर रेशियो करते हैं तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। मतलब हमारा ये हो गया कि दोनों के जो रेशियो हैं वो सेम है, इक्वल हैं। इसलिए हम बीच में ये चार बिंदुओं वाला निशान हम लगा सकते हैं, जिसे कहते हैं समानुपात। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूज क्या होता है भाई। ये तो हो गया कि प्रोपोर्शन होता क्या है। तो प्रोपोर्शन होता ये है कि इसमें हम रेशियो को जब देखते हैं कि कोई दो रेशियो इक्वल आ रहे हैं तो वहां पर समानुपात होता है। अब इसका यूज कहां पे होता है। यूज वहां पर होता है कि हम रेशियोज को कंपेयर करते हैं, एक रेशियो को दूसरे रेशियो से हम कंपेयर करते हैं। और एक चीज और यहां पर आपको जानना जरूरी है, जो यहां पर हमने चार वैल्यूज ली हुई हैं ए बी सी डी की, इससे हमारा क्या मिल सकता है। देखो, अगर हम लिखते हैं कि ए अनुपात बी बराबर है सी अनुपात डी के, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ए अनुपात मतलब ए बटा बी बराबर सी बटा डी, सी अपॉन डी। ये जो है ये प्रोपोर्शन की जनरल इक्वेशन है, या इसे कह सकते हो जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन। जो चार वैल्यूज हमने यहां पे ली थी ए बी सी डी, इनके अलग अलग नाम है। जैसे ए जो है, जो पहला वाला है, उसे कहते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन। जब भी नाम लिया जाए फर्स्ट प्रोपोर्शन का तो ए वाले को ही समझना। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोपोर्शन। और जो बी है उसे कहते हैं मीन प्रोपोर्शन। कॉमा यहां पे लगा है, बी को कहेंगे मीन प्रोपोर्शन। कभी कभी आप इसको कंफ्यूजन में ये भी कह सकते हो सेकंड प्रोपोर्शन। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड ही रहता है, लेकिन ये जब रेशियो का फॉर्मेट चेंज होता है तो उसमें फिर सेकंड वाला गायब हो जाता है। क्योंकि जब रेशियो 3 के बनेंगे कि मतलब ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, तब उसमें फिर वो बीच में आ जाता है। इसलिए जो है जब इसको हम मीन प्रोपोर्शन ही कहेंगे, सेकंड प्रोपोर्शन मत समझ के चलना। अब देखो सी क्या होता है, सी होता है थर्ड प्रोपोर्शन। सी हो गया है थर्ड प्रोपोर्शन। और जो डी है वो है फोर्थ प्रोपोर्शन। इस पर क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे।
इनको हम समझ लिए। पहले तो हम ये समझते हैं कि ये अगर मान लीजिए कहे हमसे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट कीजिए, मीन प्रोपोर्शन फाइंड आउट कीजिए, थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट कीजिए, तो कैसे करेंगे उस पे हम लोग चलते हैं। तो चारों का हम लोग एक साथ निकालेंगे कि फर्स्ट प्रोपोर्शन या हिंदी में कह सकते हो प्रथमानुपात, मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्यानुपात, ये है प्रथमानुपात, हिंदी में कह सकते हो प्रथमानुपात, और ये होता है मध्यानुपात। मध्यानुपात इसी तरीके से इसको कहते हैं तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, और ये होता है चतुर्थानुपात। हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझना जरूरी है, चतुर्थानुपात। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि चारों को एक साथ कैसे लिखा जाए कि मतलब फॉर्मूला भी हमारा पूरा बन जाए, और अगर हम जब भी फॉर्मूला भूल जाए तो बड़ी आसानी से उसको हम फाइंड आउट कर लें। तो हमने बताया था आपको यहाँ पर कि ये जो है एक जनरल इक्वेशन है प्रोपोर्शन की। इसी तरीके से एक और इक्वेशन है जिसे मीन इक्वेशन कहा जाता है, और उसमें कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं, वो रहती है कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए मैं यहां पर आपको लिख देता हूं कि a अपॉन बी बराबर b अपॉन सी। दरअसल ये होता कब है? ये होता तब है जब हमको रेशियो इस तरीके से मिले कि a रेशियो b फिर प्रोपोर्शन b रेशियो c। तब इसमें जो ये b वाला होता है इसे बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन या फिर मध्यानुपात। अब इससे ही ये बना हुआ है, तो हमको इस मीन प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन को और जनरल प्रोपोर्शन वाली इक्वेशन दोनों को यूज करना है। ज्यादातर जो आपके फर्स्ट प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन है वो इसी से निकल के आने हैं। बाकी ये वाला जो है वो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए काम करेगा, क्योंकि इसमें देखोगे 1 2 3 तीन क्वांटिटी हैं भाई, ये फर्स्ट प्रोपोर्शन, बी वाला सेकंड प्रोपोर्शन और ये थर्ड प्रोपोर्शन। लेकिन इसमें देखो कि 4 क्वांटिटी हैं, तो फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए इसका यूज होगा, बाकी 3 के लिए इसी का यूज होगा। और कैसे फॉर्मूले बनेंगे वो भी आप अभी समझ जाओगे। मान लीजिए हम यहां पर लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है फर्स्ट प्रोपोर्शन। फिर इसके बाद इसको पार्ट्स में बांट देते हैं। यहां पर है सेकंड प्रोपोर्शन, फिर इसके बाद है थर्ड प्रोपोर्शन, और सबसे लास्ट में फोर्थ प्रोपोर्शन या फिर चतुर्थानुपात। तो ये हो गया फोर्थ प्रोपोर्शन। कैसे फाइंड आउट करेंगे सब एक साथ देखेंगे। तो जब फर्स्ट प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना हो तो हमें कुछ नहीं, हमें देखना है अपने मीन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन को। जो हमारा मीन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन था वो क्या था? जो मीन इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन था हमारा वो था a अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन सी। इससे निकालेंगे हम। ये कौन सा था हमारा भाई? ये था मीन प्रोपोर्शन, ये मीन प्रोपोर्शन था। इससे हम फाइंड आउट करेंगे फार्मूले को। कैसे निकलेगा? हमको चाहिए फर्स्ट, यानी कि चाहिए a। जब हमको a चाहिए तो जो इधर इसके साथ में है उसको बराबर को उधर भेज दो। तो इधर ये है किसमें? डिवाइड में। इधर बदल जाएगा तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड में। तो ये जाके वहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ये वहां चला जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, ये इसमें जाके गुड़ा हुआ तो हो गया बी स्क्वायर अपॉन सी। ए ही तो हमारा फर्स्ट प्रोपोर्शन था, उसके लिए हमारा फॉर्मूला बन चुका है कि a इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर अपॉन सी के। अब देखते हैं सेकंड के लिए। मैंने इसी को बताया कि इसी को यूज करना। क्या होता है हमारा मीन प्रोपोर्शन का इक्वेशन कि a अपॉन बी इज इक्वल बी अपॉन सी है। हमको निकालना किसको है? सेकंड प्रोपोर्शन या मीन प्रोपोर्शन, जिसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीन प्रोपोर्शन। आप सेकंड कभी कभी दे देगा पेपर में, इसलिए दोनों को ध्यान रखना है, लेकिन ज्यादातर वो मीन प्रोपोर्शन ही कहेगा। तो मीन प्रोपोर्शन यानी कि हमको बी निकालना है। अब देखो बी निकालना है तो हम क्या करेंगे भाई? बी वालों को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो बराबर के एक तरफ हमको बी को रखना है। मान लीजिए हम इस बी को उधर ले जाते हैं और इस सी को इधर ले जाते हैं। यूं समझ लीजिए क्रॉस गुड़ा हमने कर दिया, हमने कर दिया है क्रॉस गुड़ा। अब जब क्रॉस गुड़ा करेंगे तो इसका इससे गुड़ा होगा तो ये हो जाएगा a गुड़े सी
और इसका इससे गुणा होगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर। हम इसको उलट के ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा इधर के स्क्वायर उधर अंडर रूट बन जाएगा, मतलब कि रूट ए सी। अब ये हम b को निकालने के लिए फॉर्मूला पा चुके हैं। तो कहने का मतलब अगर हमको मध्यानुपात निकालना हो तो मध्यानुपात के लिए हमारा फॉर्मूला होगा b बराबर रूट के अंदर ए सी मतलब ए गुणे सी। अब आते हैं थर्ड प्रोपोर्शन पे, बिल्कुल इसी को यूज करेंगे, जो जो मीन प्रोपोर्शन की इक्वेशन इसी को यूज करेंगे। क्या होती है, a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। थर्ड मतलब हमको सी चाहिए, कुछ नहीं क्रॉस गुणा कर दो मिल जाएगा, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो इसमें गुणा हुआ तो ये बन गया ए सी, और इसमें गुणा हुआ तो बराबर के इस पार बन गया बी स्क्वायर। हमको चाहिए कौन, सी चाहिए, क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा ए जो है सी के साथ गुणे में है, बराबर को उधर जाएगा तो विपरीत रिलेशन भाग में हो जाएगा, मतलब कि बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हो गया थर्ड प्रोपोर्शन। अब इसके बाद आते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। तो फोर्थ प्रोपोर्शन में हमारा यूज होता है जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोपोर्शन, मतलब कि इसमें चार क्वांटिटी रहेंगी, a अपॉन बी इज इक्वल सी अपॉन डी। हमें निकालना किसको है, इस d को, काम तो वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा a गुना d मतलब कि ए डी, ये हो जाएगा b गुना c मतलब कि बी सी। हमको d चाहिए तो d इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी, और इधर a गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में बी सी अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन या चतुर्थानुपात। तो हमने प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात चारों को ज्ञात करने का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है, और वो भी सिर्फ एक और दूसरी इक्वेशन के जरिए, मतलब कि मीन प्रोपोर्शन की इक्वेशन और जनरल प्रोपोर्शन की इक्वेशन के जरिए हमने वो चारों के चारों जो है अनुपातों को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता कर लिया। अब सवाल कैसे इस पे लगते हैं देखिए। अब जैसे एक सवाल बनता है इसमें, कहते हैं कि फाइंड फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ, फर्स्ट मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 12। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमारे पास फॉर्मूला यही है, a इज इक्वल टू फर्स्ट प्रोपोर्शन a होता है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब ये हमारा b है और ये हमारा c है, तो हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर और अपॉन 12, तो ये बन जाएगा 6 6 36 अपॉन 12, तो 12 कम 12 और 12 3 36, आंसर आ जाएगा a इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हम फर्स्ट प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर लेंगे। और आपको बताएं, अगर आपको ये कोई भी ना याद हो तब भी आप इसे कर सकते हो। करने का तरीका कैसे रहेगा, देखो हम मीन जो इक्वेशन है उसका इस्तेमाल करेंगे और हो जाएगा। कैसे होता है एक बार समझ लीजिए तो बाकी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें कह दिया कि हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन चाहिए, फर्स्ट कह रहा है इसका मतलब कि ये कौन से होंगे, ये मीन होगा और ये थर्ड होगा। तो हम क्या करेंगे, हम अगर अपना मीन प्रोपोर्शन वाला इक्वेशन को लेते हैं तो वो क्या बताता है, कहता है कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। तो a हमको पता नहीं है तो a की जगह पे a लिख देंगे, और b हमारा कौन है, 6 है, 6 लिख दिया, बराबर फिर 6 अपॉन c मतलब कि 12। बात घूम फिर के वहीं आनी है, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे या यूं समझो कि 6 को उधर भेज दिया, तो हो जाएगा a इज इक्वल टू 6 6 36 और अपॉन 12, तो 12 3 36। इस तरीके से भी हमारा प्रथमानुपात a आ जाता है। अब देखते हैं मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो फाइंड मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 and 4। अगर इस तरीके क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है, अगर उसने कह दिया 9 और 4 का मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच वाला गायब, मतलब ये a है आपका और ये है c, तो हमें निकालना क्या है, b। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर a c का मतलब a गुणे c, और a गुणे c तो a कितना है, a है 9 और c कितना है 4, 4 9 36, तो रूट के अंदर 36 और 36 का स्क्वायर रूट हो जाता है 6। तो इस तरीके से हमारा मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे बना दे कि फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 24 and 30। तो अगर ये थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये a है और ये b है और c हमारा गायब है।
तो सी वाला कैसे निकलेगा भाई, सी इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर अपॉन ए, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, और बी कितना है भाई, बी है 30, तो 30 का स्क्वायर और अपॉन ए कितना है 24, तो हम इसको कर लेंगे ऐसे, सी इज इक्वल टू, इसको दो बार में लिख दो 30 इंटू 30 और अपॉन 24, ये कट जाएगा, ये कटेगा कितने से भाई, 6 5 जा 30 और 6 4 जा 24, और ये कट जाएगा 2 2 जा 4 15 2 जा 30, यहाँ 15 हो गया, तो 15 पचे 75 और नीचे बचेगा 2, मतलब कि सी आ जाएगा हमारा 75/2। इस तरीके से हम थर्ड प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कर देंगे। अगर कहते क्वेश्चन इस तरीके से कि फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, अब इसमें जाहिर सी बात है 3 क्वांटिटी देगा, मान लीजिए दे दिया 18 24 54, अब फोर्थ की बात कर रहा है, इसका मतलब ये ए है, ये बी है और ये सी है, और डी हमको ज्ञात करना है, तो डी के लिए क्या हो जाता है फार्मूला, डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। अगर इन सभी को हम कोई भी फार्मूला ना लिखें, सिर्फ और सिर्फ इसी में रख दें, तो अपने आप ये सब कुछ निकलता चला आता है, बस ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, तो डी इज इक्वल टू बी कितना है, बी है 24, सी है 54 और अपॉन ए है 18, तो 18 3 जा 54 और फिर 3 से गुणा हो जाएगा, तो डी इज इक्वल टू आ जाएगा 3 चौक 12 के 2, 3 दूनी 6 7 72। ये तो हो गए बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन। हाँ, कभी कभी पूछ सकता है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरीके वाले क्वेश्चन तो नहीं है पूछेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो हम आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हमने लगभग जो इसमें फॉर्मूले या फिर थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हमने खत्म कर दिया था, और अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में आएंगे। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 12.1 एंड 3.6, 12.1 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात और 2 और 4 के बीच तृतीय अनुपात या फिर तीसरे अनुपात का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को समझिए, कह रहा कि 12.1 और 3.6 के बीच मध्य अनुपात, मतलब इसके बीच का हमको मीन प्रपोर्शन फाइंड आउट करना है, और 2 और 4 का तृतीय अनुपात या तीसरा अनुपात, मतलब कि 2 और 4 के बीच का थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है, और जो इसका मीन प्रोपोर्शन आएगा और जो इस वाले का थर्ड प्रोपोर्शन आएगा, इन दोनों का, उन दोनों का हमको रेशियो बाद में फाइंड आउट करना है। तो कैसे लगेगा देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले इन दोनों के बीच का हम लोग मीन प्रोपोर्शन निकालते हैं। हमें करना क्या है भाई, इसमें हम मध्यानुपात इनका निकालेंगे, तो मध्यानुपात का फॉर्मूला हमारा बन जाता है बी इज इक्वल टू रूट के अंदर ए सी, ए है कौन, ये है, और सी कौन है, ये है, तो बी बराबर हमारा हो जाएगा रूट के अंदर 101 मतलब 12.1 और गुना 3.6। अब हम क्या करेंगे, दशमलव को हटा देते हैं, तो ये फ्रैक्शन में बदल के 10 हो जाएगा, यहाँ भी 10 हो जाएगा। अब ये 121 बन रहा है, ये 36 बन रहा है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, 121 का 11 अगर हम 121, इसका 11 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 6, और यहाँ 10 दम 100 होगा, 100 का रूट हो जाएगा फिर से 10, तो ये बनेगा 11 6 का 66, और 66 को जब हम 10 से भाग देंगे तो आ जाएगा 6.6। तो ये तो हो गया अभी हमारा मध्यानुपात। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 2 और 4 के बीच का तृतीय अनुपात। तो 2 और 4 के बीच का जो तृतीय अनुपात होगा वो बनेगा, आप चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो कि a अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी, से हमें c निकालना है, तो हमें a और b दिया है, मतलब कि a की जगह पर हम लिखेंगे 2, b की जगह पर लिखेंगे 4, और यहाँ पे भी 4, और फिर ये c। अब ये क्रॉस गुणा कर दो, तो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, मतलब कि यूँ समझो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो c 1 जा c और 4 2 जा 8, तो c हमारा आ गया है, यानी कि तृतीय अनुपात आ गया है 8। अब जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि मध्यानुपात और तृतीय अनुपात का अनुपात, मतलब कि हमको फाइंड आउट करना है लास्ट में b रेशियो c, और b रेशियो c हमारा क्या बन जाएगा 6.6 रेशियो 8, या इसको और सॉल्व कर सकते हो तो 2 से काट सकते हैं, 2 3 6, 2 3 6 रेशियो 2 चौको 8, ये भी हमारा बन सकता है। हाँ, कभी कभी ये हो सकता है कि आपको आंसर में ऐसा दिया हुआ ना मिले
क्योंकि दशमलव जल्दी से देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों में जो भी करना हो गुणा कर सकते हो। अगर हम 10 से दोनों में गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 से गुणा करोगे तो इसका दशमलव खत्म हो जाएगा 33 अनुपात ये हो जाएगा 10 चौक 40। तो आंसर हमारा ये भी हो सकता है, यही रहेगा ही, इसके आने होने के चांसेस कम रहते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा और कठिन क्वेश्चंस, जैसे यहां पर है, कह रहा कि दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है। यदि प्रत्येक संख्या में 6 की वृद्धि हो जाती है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक संख्या है हमारी a और दूसरी है b। अब कह क्या रहा है कि अभी जो इनका अनुपात है वो है 3:4। कह रहा है कि जब दोनों में वृद्धि की जाती है तो अनुपात हो जाता है 4:5। तो कह रहा है संख्याओं का योग बताइए, मतलब कि a प्लस b बताइए। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, कह रहा है कि 6 की वृद्धि हो रही है प्रत्येक में, तो हम इसमें एक ट्रिक लगाएंगे। क्या करेंगे, जो पहले वाला अनुपात रहेगा उसमें हम लगाएंगे x। अब इसके बाद हम एक इक्वेशन बनाएंगे किस तरीके की, कि जैसे देखा होगा कि ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी बराबर ई अपॉन एफ, ऐसे टाइप की इक्वेशन हम फ्रेम करेंगे, इसमें बनाएंगे। कैसे बने, क्योंकि ये भी अनुपात ही है, जैसे यहाँ पर ये बटे में है, ये भी बटे में है, इस तरह की इक्वेशन इसमें हम बनाएंगे। कैसे बनेगी देखिए, ये है हमारा ax समझ लो और ये है bx, या फिर cx समझ लो, और ये क्वांटिटी है दोनों। तो हम ऐसे करेंगे, इसको यहाँ पे लिखेंगे 3x और प्लस जितने की वृद्धि हो रही है 6 की 6 लगा दिया, फिर 4x जितने की वृद्धि हो रही 6, और वृद्धि होने पर हो कितना जाता है 4:5, मतलब कि 4/5। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसे हल करना है और वैल्यू हमारी अपने आप आ जाएगी। क्रॉस गुणा होगा, इसका इधर, तो ये हो जाएगा 5 × 15 x और प्लस 5 × 30, इधर हो जाएगा 4 चौक 16x प्लस 4 × 24। x वालों को एक तरफ कर लो, चाहे इसको ले जाओ इधर, चाहे इसको ले आओ, तो हम इसको ले जाते हैं उधर। तो ये 16x ये इधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में था माइनस हो गया, 15x और 24 को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 30 - 24, मतलब कि ये हो जाएगा 6, इधर है x, मतलब x की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 6। अब x हमें अगर मिल गया है तो हम x का मान रख करके a प्लस बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो a प्लस बी जो हमको निकालना था वो आ जाएगा कितना भाई, ऐसे जोड़ लेते तो ये हो जाता 3 + 4x मतलब कि 7x, और 7 × x मतलब कि x यहाँ पर रखेंगे 6, तो हो जाएगा 7 × 6, तो 7 × 6 42। ये है हमारा a प्लस बी आ चुका है 42। तो वीडियो काफ़ी बड़ी होती जा रही है, मैं इसमें के और क्वेश्चंस जो हैं वो अगली वीडियो में देने का प्रयास करूंगा, और काफ़ी क्वेश्चंस में करा दूंगा ताकि रेशियो और प्रोपोर्शन से कोई क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो में ये भी देखेंगे कि हैन एंड काऊ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कैसे लगते हैं, मतलब कि जिसमें 2 पैर और 4 पैर और हेड दोनों के एक ही हो, इस तरीके वाले क्वेश्चन बनते हैं। या फिर 10 रुपए के नोट और 20 रुपए के नोट में नोटों की संख्या इतनी है और नोटों की वैल्यू जो है इतनी है, तो वो क्वेश्चन कैसे लगते हैं वो भी हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो आज इतना ही, धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर कीजिए।